यस कमिंग। बैठिए। सुरेंद्र चौधरी जी, मास्क हटा लीजिए। नर्स ग्रेड सेकंड। अपने बारे में बताइए कुछ। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार चौधरी है। मैं उदयपुर जिले के मामली तहसील के नारनगरा गांव से हूँ। वर्तमान में मैं चिकित्सा विभाग में मेल नर्स द्वितीय के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी नर्सिंग में डिग्री कर रही है। तो नर्स शब्द अपने आप में पुरुष के लिए काम में नहीं आता। स्वतंत्र रूप से, खुले रूप से वह पुरुष के लिए काम में नहीं आता। उसके लिए हम मेल नर्स का प्रयोग करते हैं। बताएं। सर, नर्सिंग का प्रोफेशन शुरू से महिलाओं के डेडिकेटेड रहा है। इसमें जो इसकी जन्मदात्री फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उसी टाइम से इसमें नर्सिंग के अंदर शुरू से अभी भी 80% रेशो फीमेल का ही है इसके अंदर। तो उस हिसाब से महिलाओं को इसमें ज़्यादा देखा जाता है। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी सर, एक तो नर्सिंग में जैसे एक मदर जो केयर करती है, तो मदर का जो व्यू होता है उसी प्रकार का व्यू एक महिला का होता है। उस हिसाब से शुरू से ऐसा ये ट्रेंड बना हुआ है। राजस्थान सरकार में अभी हाल ही में स्वास्थ्य विभाग की कौन सी योजनाएं चर्चा में हैं? अभी सर वर्तमान में राजस्थान सरकार ने एक नई स्कीम चिरंजीवी योजना का शुभारंभ कर रही है 1 मई से। 1 अप्रैल से उसमें रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। ये राजस्थान सरकार का बहुत बड़ा कदम है राइट टू हेल्थ के लिए। इसके अंदर सर राजस्थान सरकार ने निःशुल्क 5 लाख तक का इलाज उपलब्ध करवाने के लिए सभी परिवारों को कवर कर रही है इसमें। तो 4 कैटेगरी के सर इसमें आपको नहीं लगता कि राजस्थान सरकार, विशेष तौर पर अशोक गहलोत सरकार में इस तरह का रहा है कि पहले कार्यकाल में भी उन्होंने संवेदनशीलता, पारदर्शिता, निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच और खाद्य सुरक्षा, यहीं तक सीमित रही है ये सरकार। कुछ नया इन्होंने नहीं किया है। सर सारे क्षेत्र में सरकार कार्य कर रही है और चिकित्सा स्वास्थ्य महकमा अभी सर स्वास्थ्य नहीं, मैं स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि राजस्थान की जो गहलोत सरकार पहले रही है और अभी जो है, जो 2 साल पूरे हो गए हैं, उसमें कुछ विजनरी चेंज नज़र नहीं आ रहा है। सर हर सरकार का प्रयास लोक कल्याणकारी कार्य ही रहते हैं। तो सर सबसे पहली प्राथमिकता सरकार की यही रहेगी, लोक कल्याणकारी कार्य की। इसके लिए सर सारे विभागों में स्कीमें शुरू की है सरकार ने। राजस्थान सरकार ने कोरोना का बहुत अच्छा प्रबंधन किया है। और उद्योगों के लिए भी सरकार ने रिप्स 2019 में संशोधन किया है, नई नीति लाई है सरकार। तो सारे विभागों में शिक्षा के क्षेत्र में भी सर काम कर रही है सरकार। और महिला सुरक्षा के लिए भी हाल ही में सरकार ने एक सुरक्षा सखी योजना शुरू की है अभी। आप प्रशासन में आएंगे तो कुछ ऑडियो, कुछ वीडियो ऐसे कुछ समय पहले वायरल हुए थे जिसमें मेडिकल डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में एक विवाद की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। जब आप प्रशासन में आएंगे तो आपको सभी डिपार्टमेंट्स का ब्लॉक लेवल पे नेतृत्व करना होगा। ऐसे में इन घटनाओं से आप कैसे अनुभव लेकर कैसे कंट्रोल करेंगे सारी व्यवस्थाओं को? सर सर्वप्रथम तो सर प्रशासन के दोनों हिस्से सर, राजनीतिक प्रमुख सर राजनेता होते हैं और प्रशासन को राजनीति के साथ ही काम करना पड़ता है। राजनेता मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको पता है कुछ मेडिकल स्टाफ ने प्रशासन के हेड का जो ऑर्डर था उसको फॉलो नहीं किया और इस तरह से एक विवाद उत्पन्न हुआ। क्या आपको जानकारी है इस बारे में? सॉरी, नहीं जानकारी है। मान लेते हैं कि आप कहीं एसडीएम, मावली एसडीएम बनते हैं और मावली एसडीएम में आपको पता चलता है कि कोई माइनिंग इंजीनियर हैं आपके आदेशों की अवहेलना कर रहा है। कैसे अपनी सत्ता को आप स्थापित करेंगे? कैसे स्थापित करेंगे कि वो आपके आदेशों की पालना करें? सर सबसे पहले तो मैं जानने का प्रयास करूँगा कि मेरे आदेश का पालना क्यों नहीं हो रही है। तो मैं उससे या तो व्यक्तिगत बात करूँगा, सबसे पहले समझाइश का प्रयास करूँगा। उसके अलावा अगर जरूरत पड़ी तो सख्त कदम भी उठाए सकते हैं। क्या कदम उठाएंगे आप? सब मतलब जो कि नियमानुसार जो कार्रवाई की जा सकती है। क्या कार्रवाई की जा सकती है? सब कार्य की अवहेलना के आदेश दिए जा सकते हैं। कार्रवाई बताओ मुझे, क्या कार्रवाई करेंगे आप? क्या उसको बर्खास्त कर सकते हो? क्या निलंबित कर सकते हो? क्या कर सकते हो आप? एसडीएम रहते हुए अपने सबऑर्डिनेशन में जो स्टाफ है उसके खिलाफ क्या आप अधिकार रखते हैं? उच्च अधिकारियों को अवगत करा के सर वो विभागीय जो कार्रवाई होगी उनके विभाग से हो। आपने बीएससी नर्सिंग किया है, कब किया आपने ये? 2017 में।
2017 में। और आपने बीए और एमए भी किया है, ये उससे पहले किया? ये सब पहले किया। बीए कब का है आपका? ये सर 2008 का है। 2008 का बीए। 2008 से लेकर 2017 के बीच में क्या किया आपने? सर मैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर हाँ, तो 2008 में मेरी पोस्टिंग हो गई थी सर गवर्नमेंट। किस पोस्ट पे? वेलनेस सेकंड थर्ड पे। नहीं, वो तो बीए तो बाद में किया ना, सॉरी बीएससी तो बाद में किया ना? ये से बाद में इन सर्विस एजुकेशन के अंदर किया था डिग्री। नर्सिंग के अंदर जो डिप्लोमा था सर मेरे पास पहले, अभी डिग्री कोर्स किया है मैंने इसमें। कब ज्वाइनिंग कब हुई आपकी? 2008 की सर। 2008 की आपकी ज्वाइनिंग है। उसके बाद में आपने एमए किया। जी सर। एमए की सब्जेक्ट्स में लोक प्रशासन के अंदर। लोक प्रशासन। और बीए में क्या सब्जेक्ट्स थे? हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशोलॉजी। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस सोशोलॉजी और सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में मनुस्मृति के विषय में कुछ पढ़ना हुआ आपको? सर सॉरी सर अभी मैं अभी बताएं। पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ा है आपने बीए में? सर बहुत लंबा समय हो गया सर। कोई नहीं, ठीक। अभी आप चूँकि मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, दिल्ली में कुछ समय पहले बराक ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो आए थे, तो वहाँ के मंत्रालय ने उनको एक लाइन कही थी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि बनकर के वो यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ आने से पहले उनके मंत्रालय ने उनको ये कहा कि भारत में जाना आपके लिए जानलेवा हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में उस समय पोल्यूशन की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक थी। तो उनको जाने से मना किया था कि आप भारत में मत जाइए। तो कितना लेवल दिल्ली में पोल्यूशन का पहुंच जाता है और उसका आप क्या समाधान समझते हैं, उस पर बताएं। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन का स्तर बहुत अधिक है। अधिक मतलब जो पीपीएम में जो मात्रा में से ज़्यादा है नॉर्मल। कितनी मात्रा होनी चाहिए? एग्जैक्ट में तो सर याद नहीं। सर दिल्ली में आसपास जो इंडस्ट्रियल एरिया है उस पोल्यूशन के उस हिसाब से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और दिल्ली के आसपास जो पराली जलाई जाती है उससे भी वहाँ पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा रहता है। तो उस हिसाब से दिल्ली का एनवायरनमेंट सही नहीं है। सही नहीं है। वहाँ तो बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, तो उनके स्वास्थ्य के साथ में कहीं ना कहीं अत्याचार उनके साथ में नहीं हो रहा, तो उसका क्या समाधान आप ढूंढते हैं? सर उसको सरकार ने पराली पे उसको जलाने पे रोक लगा रखी है। कब लगाई थी? वो सर पोल्यूशन के जो स्तर सुधारने के लिए जो पर्यावरण के में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की है ट्रिब्यूनल की, तो उससे परमिशन लेनी पड़ती खनन वगैरह सबकी वहाँ पे। और जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उन पे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है धुएँ से। तो धुएँ के प्रदूषण के लिए भी दिल्ली में एक पॉलिसी लाई हुई ताकि 10 साल से पुरानी गाड़ी डीजल व्हीकल वहाँ अलाउ नहीं चलने के लिए। क्या है स्क्रैप पॉलिसी, क्या है नई जो आई है वो क्या है? नई स्क्रैप पॉलिसी सर उसके अंदर 15 साल से जो पुरानी गाड़ी होगी उसको कंपनी खुद खरीदेगी और जो नई गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें छूट दी जाएगी। आप जो कह रहे हैं वो पढ़ा आपने सब? पढ़ा, ठीक है। एक वहीं पर इंडोर एयर पोल्यूशन का भी कॉन्सेप्ट आया है और कई जगहों पर ये देखने को मिल रहा है। तो ये इंडोर एयर पोल्यूशन क्या है? ठीक। आप कहाँ पे अभी कार्यरत है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेमली। अच्छा, तो अभी आप वैसे भी सामाजिक सेवा कर ही रहे हैं, समाज के साथ जुड़े हुए हैं ना? फिर भी कार्य क्षेत्र चेंज करना चाहते हैं, क्यों? इसमें राजस्थान प्रशासनिक सेवा एक सर्वोच्च सेवा है, तो इसमें हर व्यक्ति अपने करियर में अपेक्षा करता है कि वो आगे बढ़े। तो इसलिए इसकी जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा की जो सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान है, वो कार्य की जो विविधता है वो आकर्षित करती है। अच्छा, किसी भी प्रकार की आपदा आ जाती है, चाहे वो कोई महामारी हो सकती है, प्राकृतिक हो सकती है, तो एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में क्या हम पहले से ऐसी व्यवस्था करें कि उसका प्रबंधन अच्छे से हो सके? हाँ, कोई भी प्राकृतिक आपदा है, अकाल बाढ़ हो सकती है या कोई महामारी है, तो एक अपन स्वास्थ्य संबंधी या किसी भी
क्षेत्र से संबंधित क्या ऐसा प्लानिंग या मैनेजमेंट करके रखें कि उसका नुकसान कम से कम हो जनता को? जैसे कि प्राकृतिक आपदा में बाढ़ भूकंप वगैरह से आते हैं, तो एक तो आपदा प्रबंधन टीम होती है, उस टीम का मैनेजमेंट पहले से अपन लेके रखें कि उसमें कोई कमी नहीं हो। विभिन्न स्टेप बता सकते हैं क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैम आपदा आ सकती है, उसकी आपदा का पहले अपने को जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या हानि हो सकती है उससे, तो उससे बचने के लिए पहले से हम प्रिकॉशन यूज़ कर लें। और जितनी भी जो टीमें जुड़ी हुई है, चिकित्सा विभाग है, जैसे पुलिस प्रशासन है, आपदा राहत वाली है, तो उन सबका मैनेजमेंट अपन पहले से कर सकते हैं ताकि समय रहते वो जल्दी से कार्रवाई हो सके और जनहानि को रोका जा सके। कोविड के दौरान आपको भी सर्विसेज देनी हुई होंगी? जी। अच्छा, अब जैसे इस गवर्नमेंट है, सरकार है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार अपने अपने स्तर पर शिक्षा में आजकल स्किल बेस्ड एजुकेशन, कौशल पर आधारित शिक्षा को अधिक महत्व दे रही है। इसके क्या फायदे हो सकते हैं? भारत के अंदर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो एक बार अगर जो अपनी स्कूली शिक्षा है वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद उचित रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अगर रोजगार परक शिक्षा दी जाएगी तो युवा वर्ग सरकारी नौकरी के प्रति इंतजार नहीं करेगा और प्राइवेट निजी क्षेत्र के अंदर भी उसको रोजगार मिलेंगे और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे बेरोजगारी बहुत हद तक कमजोर है। आप अपनी शिक्षा को किस क्षेत्र में रखते हैं? रोजगार परक शिक्षा है। आपने अभी पिछले समय में जो त्रासदी का दौर गुजरा, इसमें आपने चिकित्सालय में रहकर और कोरोना योद्धा के रूप में भी काम किया। आपके क्या अनुभव रहे इस पूरे त्रासदी के दौर? सर, ये कोरोना महामारी नई आपदा थी और पहली बार इसका जो अनुभव हुआ वो सरकार के लिए भी नया था और लोगों के लिए भी नया था। तो सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो गाइडलाइन आ रही थी या विदेशों में जो हो रहा था उसको देख के नई नई घोषणाएं और नया प्लान बना रही थी, जिससे भारत में महामारी कम से कम फैले और जनहानि कम से कम हो। तो सरकार ने सबसे पहले तो इसको आपदा को संक्रमण को फैलने से रोकने की प्लानिंग की, तो कम से कम संक्रमण फैले उसके लिए लॉकडाउन का प्रबंध किया। उसके बाद जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का शुरुआत की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संक्रमण रोकने के लिए पेशेंटों की पहचान की जाए और उनको तुरंत इलाज दिया जाए, जिससे उनमें बीमारी कम से कम फैले। और उसका जो संक्रमण का जो कोरोना की रेट है, रिप्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, उसको कंट्रोल करने के लिए टेस्ट और ट्रेसिंग और इनका ट्रीटमेंट की प्लानिंग से काम किया गवर्नमेंट ने। और अभी वर्तमान में सरकार ने वैक्सीनेशन की तैयारी कर रखी, जिससे अभी उस पर काफ़ी हद तक नियंत्रण हुआ है। तो आप लोगों को सुविधा के लिए जो उपकरण प्रोवाइड किए गए थे वो अच्छे थे आपके लिए? आप उसको ठीक मानते थे? जी सर, पीपीई किट वगैरह जो भी थे सारे अच्छे थे। आप डॉक्टर हैं, मेल नर्स हैं, मेल नर्स। इन दोनों में क्या व्यावसायिक अंतर है? सर, डॉक्टर गजेटेड ऑफिसर होता है और मेल नर्स नॉन गजेटेड। व्यावसायिक और वेबसाइट उनके में सर डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन लिखने का अधिकार है और नर्सिंग स्टाफ के पास वो अधिकार नहीं है। आपको एक सिचुएशन देता हूँ। एक व्यक्ति 3 अलग अलग तरह के व्यक्ति पेशेंट के रूप में आपके पास आते हैं। एक व्यक्ति आता है जिसको सांप ने काटा है, स्नैक बाइटिंग का केस आता है। दूसरा केस आता है जिसमें व्यक्ति आग से जल गया है। तीसरा आता है कि अभी हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ है और उसको लेके आते हैं स्ट्रक्चर पे। आप किसको प्राथमिकता देंगे? सर, सबसे पहले तो पेशेंट की कंडीशन देखी जाएगी। नहीं, आपको तीनों में से एक को देखना है तो प्राथमिकता तो देनी होगी। किसे पहले देखेंगे? प्राथमिकता के लिए सर सबसे पहले तो जो स्नेक बाइट वाला उसको प्राथमिकता देंगे। इसका कारण? इसका कारण सर स्नेक बाइट में अगर समय से अगर उसको जो एंटीवेनम सीरम लगता है वो अगर उसको समय पे लग गया तो वो बच जाएगा, उसका जहर कम फैलेगा। तो सबसे पहले मैनेजमेंट उसका करना पड़ेगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको आपकी ज़्यादा ज़रूरत हो? सर, हो सकता है उसको भी जरूरत हो। सर, तीनों में कंडीशन देखने के बाद ही डिसाइड कर सकते हैं कि किसको पहले लेना है। ठीक है। हम देखते हैं कि चिकित्सा विभाग में ऑफिस आवर्स के बाद में भी प्रैक्टिस करने पर छूट है ऐसा? छूट नहीं है सर। क्या है? गवर्नमेंट डॉक्टर्स को एनपीए दे रही, नॉन प्रैक्टिस अलाउंसेस दे रही।
तो ड्यूटी टाइम के अलावा घर पे पेशेंट नहीं देख सकते, अगर देखते तो उनको पता नहीं दिया जाता। और व्यवहारिकता क्या है इसकी? व्यवहारिकता में तो सब पेशेंट देख रहे हैं ड्यूटी पे। पेशेंट देख रहे हैं, तो इसको रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं? सर इसको रोकने के लिए तो मॉनिटरिंग की जाए, या ऐसा कोई डॉक्टर जो घर पे पेशेंट देख रहा है या तो उसको सबसे पहले उसका पता रोक दिया जाए डॉक्टर का, फिर वो घर पे पेशेंट देख सकता है। और पता भी उठा रहा है वो कर रहा है तो नीति के खिलाफ है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और रिकवरी की व्यवस्था कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। बैठिए। फीडबैक सर, थोड़ा जल्दी करना है। मेन तो इनका आई कांटेक्ट का है। हाँ, एक जैसे थोड़ा सा जिस सर ने आपसे प्रश्न पूछा कि भाई कोरोना के दौरान आपके क्या अनुभव रहे, आपने अपने अनुभव नहीं बता करके सरकार ने क्या किया उस पर सारा फोकस आपने डाला। तो जैसा प्रश्न था उसी के आधार पर आपका आंसर आता तो ज़्यादा अच्छा था। दूसरा ये कि जो नेशनल इश्यूज़ होते हैं, पोल्यूशन का बहुत बड़ा एक नेशनल इशू है और आप हेल्थ के ही डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे इश्यूज़ हमारे कंप्लीट क्लियर होने चाहिए। पीएम लेवल कितना होना चाहिए, महीन कण का कितना होता है, मोटे कण का कितना होता है, 2.5 का कितना होता है, 0.10 का कितना होता है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। और जो अपना लेटेस्ट अपना जो करंट अफेयर्स है उसमें और थोड़ा सा आप अपना ज्ञान रखें सर। वैसे कुल मिला के ठीक है, आप जिस प्रोफेशन से जुड़े हो उसको छोड़कर उससे अलग भी कुछ तैयारी करें। कुछ मेवाड़ के बेसिकली जिस क्षेत्र में रहते हो मेवाड़ की छोटी ऐतिहासिक जानकारी प्राइमरी लेवल पे आपके पास होनी चाहिए, है ना। और कुछ सरकारी योजनाएं जो है चिकित्सा विभाग को छोड़ के जो सर ने आपसे पूछी उसको छोड़कर भी कुछ सरकार जो योजनाएं चला रही है उसकी बेसिक जानकारी फंडामेंटल आपके पास हो। मैम एक तो आई कांटेक्ट आप प्रॉपर रखिए। कई बार ऐसे लगता है कि प्रश्न सुनते ही आप जस्ट सोचने लग जाते हैं ना, वो नहीं रख के आप सामने जो पूछ रहा है उसकी तरफ ध्यान रखते हुए और जो है उसका जवाब दीजिए। इंटरव्यू बोर्ड की तरफ ही मतलब आपकी कांटेक्ट रहना चाहिए। और बाकी तो है सभी विषयों पर, केवल अपने नहीं बाकी विषयों पर भी जानकारी सभी विषयों पर होना जरूरी है। इन दो बातों पर आप विशेष ध्यान दीजिए, बाकी होगा। सुरेंद्र जी, आपका इंटरव्यू कब है? 29 अप्रैल है ना, आपके पास समय बहुत है। लेकिन दूसरा ये है कि लास्ट इंटरव्यू में आपकी जो कमियां निकल के आई थी उनको आपने काफ़ी हद तक कवर किया है, ठीक किया है। लास्ट इंटरव्यू तो अच्छा नहीं था आपका, लेकिन इस बार आपने थोड़ा आपके डिपार्टमेंट को भी पढ़ लिया है मुझे लगता है। और ठीक है, डिसीजन मेकिंग पे आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सिचुएशनल कंडीशन दी जाती हैं तो आपको ऑन द स्पॉट जब डिसीजन लेना है तो आप देखेंगे क्या किस तरह से किया जा सकता है। क्योंकि जब आपको कोई 3 कंडीशन दी, जैसे मैं अभी दी थी मैंने आपको, तो आप और स्टाफ को भी लगा सकते थे। क्योंकि जिस स्नैक बाइट जिसको हुआ है उसको एक इंजेक्शन मिलना है, वो कोई भी लगा सकता है, दिया जा सकता है। इसके लिए आपको व्यक्तिगत रूप से होना ज़रूरी नहीं है, सही है। दूसरी तरफ जो आग से जला आया है अब उसके साथ और बुरा नहीं हो सकता, जो होना था हो गया, तो उसका एक अलग से काम एक्सरसाइज शुरू हो सकती है। और तीसरा जो एक्सीडेंट से आया उसका कुछ भी पता नहीं है, तो उस समय आपका उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे जो आपको निर्णय लेने होंगे उस पर कुछ चिंतन करने की ज़रूरत लगती है। लेकिन पिछले इंटरव्यू की तुलना में ये ठीक है, लेकिन बहुत सारी सुधार की आवश्यकता है। उसमें सबसे बड़ी बात मैडम ने कही, आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं है। आप इधर उधर देख रहे हैं, और ख़ास तौर पर मैंने इसको 2 बार लिखा है कि सोचते समय तो आप ऊपर नीचे ही देखते हैं, हमें देखते ही नहीं है। इवन क्वेश्चन जब पूछा जा रहा है तब भी आप हमें नहीं देख रहे हैं, तो ये तो नाराज़ हो जाएगा सामने वाला। प्रयास नहीं, ये तो इसेंशियल है, ये तो करना ही पड़ेगा। आप जैसे अभी देख रहे हैं ना, अभी क्यों देख रहे हैं आप? उस समय ऊपर नीचे देख रहे थे, अभी आप कंटिन्यूस देख रहे हैं। तो आप अभी जैसे देख रहे हैं उस समय देखें। जब कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उसकी इम्पोर्टेंस इसी में है कि आप कितना ध्यान से सुन रहे हैं। बिल्कुल सामने ही देखें जो पूछे उनके सामने। आप जब प्रश्न पूछा जा रहा है तब तो सामने ही देखना है आपको। जब जवाब आप दे रहे हैं तब आप यहाँ से शुरू करेंगे, जैसे मैंने प्रश्न किया, इधर घुमाएंगे और अंत करने से पहले मेरे पास आ जाएंगे लौट के। इस तरह से ज़रूरी है, ठीक है।